नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आप लोगों के ही फरमाइश पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि जो एग्जाम चल रही है सभी एग्जाम में, खास करके एसएससी जीडी, इसमें जो है आर्टिकल अनुच्छेद से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लेकर ये वीडियो आप लोगों के फरमाइश पे बनाई जा रही है। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगी। दोस्तों, इसमें जो भी आर्टिकल रखे गए हैं सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रखे गए हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी है मेरी 100%। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या आर्टिकल में क्या क्या चीज रखा गया है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ी सी ओरिजिन पे बात कर लें। भारत की संविधान जो बनाया गया है ये कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, कैबिनेट मिशन जो भारत में 1946 में आए थे, इसके 3 सदस्य होते हैं और इसी प्लान पे जो है भारत के संविधान का रूपरेखा ढांचा तैयार किया गया। साथ ही साथ जो संविधान बनाने वाला जो संविधान का जो ये था आपका संविधान सभा, ये संविधान बना के 26 नवंबर 1949 को सभी सदस्य हस्ताक्षर किए और संविधान को उस दिन अंगीकार किया गया, मतलब एक्सेप्ट किया गया, बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसे बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। तब से लेकर आज तक हम 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इत्तेफाक से आज 74वां गणतंत्र दिवस भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये हो गई आपका संविधान कब बना, कब लागू हुआ। ठीक है, अनुच्छेद जब बन के तैयार हुआ था उस समय हमारे संविधान में मूल रूप से 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूची और 22 भाग था। वर्तमान में संविधान के अंदर 450 के करीब आर्टिकल हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग ही है, लेकिन ये 25 भागों में विभक्त हो चुका है। जैसे 4 का क बनाया गया है, इस प्रकार से। ठीक है, समझ गए। चलते हैं आगे। अनुच्छेद 1 में भाग 1 के अंदर ही अनुच्छेद 1 है। 1 से 4 तक जो है ये भाग 1 के अंदर आपको मिलेगा। इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जो है लिखा गया है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो भारत में वर्तमान में जो है कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरीज है, तो 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अनुच्छेद 1 में संघ नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 2 जो है इसमें कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसका मतलब जो बाहर से हमें कोई नए राज्य, मान लीजिए कि जैसे सिक्किम का उदाहरण ले लीजिए। सिक्किम पहले जो है इंडिया का हिस्सा नहीं था। सिक्किम जो है 1975 के दरमियान 36वां संविधान संशोधन करके भारत राज्य में मिलाया गया और इसे 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। तो जो बाहर से जो बाहरी जमीन हम इंडिया में मिलाएंगे, हड़पेंगे, किसी से छीन लेंगे, ऐसा मजाक में भाई, मतलब लाएंगे, तो ये जो है आपके आर्टिकल 2 के थ्रू होता है कि किसी बाहरी देश या भूमि विभाग को जो है इंडिया में मिलाना। ठीक है, आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जो देश के अंदर राज्य है, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जो देश के अंदर पहले से ही राज्य है, जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए कि बिहार है, बिहार से आपका झारखंड निकला, तो किस आर्टिकल के प्रयोग करके निकले होंगे, तो ये आर्टिकल 3 के प्रयोग करके। इसके बाद एक और उदाहरण ले लीजिए कि नाम में परिवर्तन, कि जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो उसका जो है उत्तरांचल नाम था। ठीक है, उत्तरांचल नाम दिया गया था, लेकिन इस नाम में फिर से जो है संशोधित किया गया और अब जो है वर्तमान में उत्तरांचल का नाम जो है उत्तराखंड है। तो ये कहां से हुआ, तो आर्टिकल 3 के थ्रू ये सब होती है। समझ गए, किसी राज्य के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं आदि के नाम में परिवर्तन, ये सब आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। अगला जो हमारा भाग है जो इंपोर्टेंट है वही आर्टिकल रखे हैं भैया। 450 आर्टिकल रखेंगे तो पूरा संविधान तो 8 घंटे में खत्म होगा। भाग 2 जो है इसमें नागरिकता रखा गया है। नागरिकता किस प्रकार ली जाती है, किस प्रकार नष्ट होगी, ये सब बात आपके अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में करी गई है। इसमें जो आर्टिकल 5 है वो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय की नागरिकता की बात कही गई है। अब इसके कारण क्या है कि भाई इसमें जो है मैं ये क्यों रखा, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय बहुत सारे जो राजनेता वगैरह थे वो देश के बाहर भी रहते थे, तो वहां जो उनका संतान पैदा हुआ तो उनका क्या,
तो उस समय के लिए स्वतंत्रता के जो प्रारंभ में जो नागरिकता है इसकी व्यवस्था जो है आर्टिकल 5 में किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो नागरिकता का प्रावधान लिया गया है इंडिया के संविधान में, ये आपका कहां से लिया गया है? तो ये ब्रिटिश संविधान से यानी ब्रिटेन के संविधान से जो है प्रेरित है। इंडिया में किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है? तो एकल नागरिकता दी जाती है। यहां पर राज्य का अलग और केंद्र का अलग नागरिकता नहीं होता है। भाग 3 सबसे इंपॉर्टेंट, यहां जो है आपके एग्जाम में VVI करके रखेंगे इस पार्ट के और इस सभी आर्टिकल को, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में भाग 3 और भाग 4 राष्ट्रपति से कुछ आर्टिकल और जो देश हित के लिए अलग अलग संस्था बनाए वहां से इतने ही आर्टिकल आपके एग्जाम में घुमा फिरा के आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट की। ठीक है, तो यहां से जो है अब आपका ओरिजिनल काम शुरू होता है। ये सब था टेलर। अब जो है मेन आपको यहां से फोकस करना है एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए। देखिए, अनुच्छेद सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट है आपका मौलिक अधिकार है, इसे भाग 3 में रखा गया है और ये आर्टिकल कहां से कहां तक देखता है? तो 12 से लेकर 35 तक देखता है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये वर्तमान में आपके 6 हैं। पहले जो है ये 7 हुआ करता था, लेकिन आपको याद होगा कि संपत्ति के अधिकार जो पहले कभी मौलिक अधिकार हुआ करता था, इस अधिकार को 1978 ईस्वी के दौरान 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार से। वर्तमान में जो आपका संपत्ति के अधिकार है एज अ विधिक अधिकार के रूप में जो है आपका विधिक अधिकार के रूप में वर्णित है भारत के संविधान के अंदर, और ये रखा गया अभी आर्टिकल 300 के ए में। ठीक है, तो ये सब बात समझ गए। अमेरिका के संविधान से लिया गया है, पहले 7 था लेकिन वर्तमान में 6 ही बचे हैं। हटने वालों में से कौन सा है? संपत्ति के अधिकार। कब हटे थे? 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। संपत्ति के अधिकार आजकल क्या है? तो विधिक अधिकार है। कहां रखा गया है? तो आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। ये आपका था इंट्रोडक्शन मौलिक अधिकार का। ठीक है, इसके अलावा जो अब आ जाते हैं 12 से 35 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आर्टिकल है हमारा ये है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, या फिर इसे दूसरे भाषा में हम कह देते हैं समता का अधिकार। क्या कहते हैं? समता का अधिकार किसे कहते हैं? आर्टिकल 14 नॉर्मल वे में समता का अधिकार है, और आर्टिकल 16 जो है ये लोक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता है। तो दोनों को एक ही नहीं मिला देना है। लोक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता देता है आपका आर्टिकल 16, और जनरल वे में समता का अधिकार देता है आपका आर्टिकल 14। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 15 जो बीच में है, यह आपका क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। दोस्तों, ये जो भी तथ्य लिया गया है लक्ष्मी नारायण की बुक जो है, जो PCS वगैरह के लिए यूज करते हैं, उसके जो है ये आपका डाटा सब है। ठीक है, तो एकदम ऑथेंटिक डाटा है, कोई सस्पिशन वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें जो है एक पिक्चर भी निकला था आर्टिकल 15, जैसा कि आपने देखा ही होगा। आयुष्मान खुराना का है कि भाई कोई भी आदमी अपनी उसके धर्म, उसके मूल वंश, उसके जाति, उसके लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पे उसपे विभेद नहीं करेगा, यानी इससे जो है अलगाव कटाक्ष नहीं रखेगा, है ना। प्रतिषेध है इस सब चीजों का आर्टिकल 15 में। ठीक है, 16 बता ही दिए। इसके बाद आर्टिकल 17 हमारा कहता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। इसे आप साधारण लैंग्वेज में समझ सकते हैं। आर्टिकल 17 में कहा गया है, और ये आपके एग्जाम में 2 करोड़ बार पूछा गया है। 2 करोड़ एक बार, क्या पता अगले ही दिन हो जाए। ठीक है, अगला जो है ये भी पूछा गया था, उपाधियों का अंत है आर्टिकल 18, लेकिन ये भारतीय सेना पर लागू नहीं होता है। ठीक है, उपाधियों का जो अंत है ये आपके आर्टिकल 18 में है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हर आदमी का जो है एक धन, एक एसेट के रूप में है, ये है आपका प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, इसी से मीडिया का अधिकार भी कह सकते हैं। इसी के तहत जो है मीडिया वगैरह चलता है। आर्टिकल 19 में, इसमें 6 भाग है, इसमें एक भाग में कहा गया है कि वाक एवं जो है अभिव्यक्ति का अधिकार, आपको बोलने का अधिकार है, शांतिपूर्ण ढंग से आप जो है सभा वगैरह कर सकते हैं। ये सब अनुच्छेद 19 में दिया गया है, जो हमारे लिए मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि जो अपराध, जो किसी को अगर सस्पिशियस है, कोई पर्सन, कोई कल्प्रीट है, कोई चीज के लिए सस्पिशन किया जा रहा है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, तो उसको सफाई देने के लिए
कुछ जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 20 है। अनुच्छेद 21 हमारा VVI हो जाता है और 2 करोड़ बार एग्जाम में पूछा गया है। ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसे दूसरे भाषा में निजता का अधिकार कहते हैं, निजता का अधिकार कहते हैं। और मैंने इसके बारे में बताया है कि ये इमरजेंसी में भी नहीं बदलती है। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 का ए VVI, अनुच्छेद 21 का है, जिसके पीछे VVI लगाऊं तो आप लोग भी VVI लगा लीजिएगा। अनुच्छेद 21 का ए ये VVI है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ये कब आया था? ये 86वां संविधान संशोधन, कब? 2002। ये एक मौलिक कर्तव्य भी है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को जो है शिक्षा दिलाना पेरेंट्स का कर्तव्य है। ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आया, जो 11वें मौलिक कर्तव्य बने। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लेना मौलिक अधिकार है। तो दोनों बात आप समझ गए। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 22 है। अनुच्छेद 22 जो है ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। जैसे आपने दृश्यम पिक्चर देखा होगा। दृश्यम पिक्चर में जो है आपका जो क्या नाम रहता है उसका, विजय सावलकर, विजय जो भी नाम रहता है, वो एक होटल में बैठा रहता है। वहां पे एक आदमी टेंशन में रहता है, तो बताता है इस आर्टिकल के बारे में कि भाई जो है 24 घंटे के पहले तुम्हें किसी कोर्ट वगैरह में पेश नहीं करता है तो पुलिस दोषी है। इसी पे लेके जो है वो वहां से पिक्चर स्टार्ट होता है, जैसे ना आपने दृश्यम में देखा होगा। तो ये 20, 21 तो नहीं, 20 और 22 जो है इसी प्रकार से कुछ समझिए कि जो सजा वगैरह है कुछ दशाओं में यहाँ पर छूट का प्रावधान या फिर कुछ राहत की बात इसमें इंक्लूड है। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 23 जो है इसमें मानव तस्करी पर रोक बताया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी पे रोक बताया गया है। साथ ही साथ बलात् शरम निषेध बताया गया। बलात् शरम का मतलब होता है कि जबरदस्ती काम करवाना। ये जो निषेध है ये आपका कहाँ पे है? ये अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोनों, जिसमें 23 में बलात्सरम पे निषेध या मानव तस्करी पे रोक है और 24 में जो है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कल कारखाने में काम पे नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। ऐसा करने वाले माता पिता भी दोषी होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता है। इसे समझाने के लिए सबसे अच्छा आपका उदाहरण है कि आपने सिख लोगों को देखा होगा जो पंजाब वगैरह में रहते हैं। सिख जो होते हैं वो एक छोटा सा कृपान रखते हैं, अपने मतलब अपने कमर के नीचे बांधे रहते हैं। तो ऐसा तो हथियार रखना इंडिया में तो अवैध है, तो फिर ये लेके क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि उसके धर्म में ऐसा इंक्लूड है और किसी के धर्म को जो है संरक्षण पहुंचाने के लिए हमारे पास मौलिक अधिकार आर्टिकल के थ्रू दिया गया है। ये आर्टिकल 25 से 28 है। तो इन्हीं आर्टिकलों के तहत जो है वो मतलब ये सुविधा ले पाते हैं। ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हित की बात करते हैं, संरक्षण की बात किया जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ 30 भी। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 32 जो है ये हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का आत्मा कहा था। वैसे जनरल वे में इन जनरल जो संविधान का आत्मा है ये आपका उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता है। उद्देशिका या प्रस्तावना, अंग्रेजी में इसे प्रेम्बल कहते हैं। इसे कहा जाता है संविधान की आत्मा। लेकिन अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर साहब संविधान का आत्मा जो है आर्टिकल 32 को कहे थे। ठीक है। आर्टिकल 32 का प्रयोग करके जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं। ठीक है। रिट तो आप समझते ही होंगे, बंदी प्रतिरक्षण, निषेधाधिकार, अधिकार परीक्षा, है ना। ये सब जो रिट होते हैं ये आपका 5 प्रकार के होते हैं। ये आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जो है लगाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आपका 32 के थ्रू और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 जो आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे नहीं जिक्र कर रहा हूं। ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत लगाते हैं। इसके अलावा यदि किसी आम इंसान की मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वह इंसान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है आर्टिकल 32 के थ्रू। तो इसे भी समझने का प्रयत्न करेंगे। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा भाग आ रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। इसे कहते हैं DPSP। ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व। और ये कहाँ के संविधान से प्रेरित है? तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है। लगे हाथ आयरलैंड के संविधान से। और क्या लिया गया है?
तो राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, ये भी आपका आयरलैंड से ही लिया गया है। तो दोनों बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये आर्टिकल कहां से कहां तक कवर कर रहा है, तो 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल के बीच में जो है डीपीएसपी जो है वर्णित है। सबसे पहले हम आ जाते हैं आर्टिकल 39 का ए, ठीक है। 39 के ए में कहा गया है कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त होगा। सभी को जो है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता जो है मिलेगी, ये आर्टिकल 39 के ए में कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 40 VVI है और आर्टिकल 39 का ए जो है आपको एसएससी जो आपका एग्जाम चल रहा था जी अभी FCI का, उसमें पूछा गया था 39 का ए, ठीक है। 40 तो एग्जाम नहीं गिना सकते हम कि कहां कहां पूछे गए हैं। तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना या गठन से संबंधित बात की गई है। ग्राम पंचायत जो है ये कब शुरू हुई थी इंडिया में, तो 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले से जो है स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ग्राम पंचायत से संबंधित जो समितियां हैं, ये आपका बलवंत मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है ना, सादिक अली समिति है। इसके बाद जो ग्राम पंचायत से संबंधित आपका क्या है 73वां संविधान संशोधन है। इसके बाद जो ग्राम पंचायत से संबंधित है 24 जनवरी है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1993 को त्रिस्तरीय पंचायती जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बना था, उसे पास किया गया था, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ, ध्यान रखेंगे 73वां संविधान संशोधन 92 में अधिनियम बना था, 93 में 24 अप्रैल 1993 को पास हुआ था, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखना है भैया। अनुच्छेद 41 हमारा कहता है कि कुछ दशाओं में कोई मतलब थोड़ा बहुत काम, शिक्षा और लोगों के सहायता पाने का अधिकार। भैया ये इंडिया है, यहाँ पे तो शिक्षा तो मिल जा रही है फ्री में, लेकिन काम नहीं मिलेगा। काम जो है, अगला जो हमारा आर्टिकल है ये है हमारा 43 का बी। ये भी आपको एग्जाम में SSC MTS के अंदर पूछा गया। 43 का बी, इसमें क्या होता है, सहकारी जो समिति होता है उसका संवर्धन किस आर्टिकल के थ्रू होता है, तो ये आपका 43 का बी है। सहकारी समिति जो होता है आप जानते हैं ये गैर सरकारी होती है। इसके अलावा अनुच्छेद 44 जो होता है ये नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता का व्यवस्था करता है, और एकमात्र भारतीय राज्य जो आपका गोवा है, यहाँ पे आर्टिकल 44 प्रयोग होता रहता है। इसके अलावा अनुच्छेद 45 जो है, अनुच्छेद 45 अपने गांव घर में आंगनबाड़ी देखा होगा। आज गांव घर में क्या, आज तो हर जगह, शहर में शायद नहीं होती है, शहर में भी होती होगी आंगनबाड़ी जो होता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे को खिचड़ी वगैरह या थोड़ा पढ़ाया जाता है। ये आपका जो है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं, तभी तो 6 वर्ष में फर्स्ट क्लास में आपका एडमिशन होता है सरकारी स्कूल में। तो 6 से जो कम वर्ष के उम्र के बच्चे हैं उसकी रहन सहन, उसके बाद उसकी जो शिक्षा की थोड़ी बहुत बात होती है, ये आपका जो है आर्टिकल 45 व्यवस्था करता है, जो आंगनबाड़ी इससे रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 48 का ए जो है ये पर्यावरण के संरक्षण है, और इसी 48 के एक पार्ट में कहा गया है गो हत्या निषेध है। गो हत्या निषेध है, गो हत्या ही नहीं, जो भी दुधारू मवेशी है उसकी जो हत्या है निषेध है, ये आपका 48 में कहा गया है। 48 के ए में जो है पर्यावरण के संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा के अंतर्गत जो है आगे आपका मवेशी वाला बात और पर्यावरण की संरक्षण तो है ही है, ठीक है। तो दोनों बात है 48 में। इसके अलावा अनुच्छेद 50 जो है ये आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। जैसे कार्यपालिका अलग अपना करेगा, न्यायपालिका अलग, दोनों के मामले में इंटरफेयर नहीं चाहिए भैया, तो पृथक्करण है, ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का आर्टिकल 50 के थ्रू। ये इंपोर्टेंट आर्टिकल है। इसके अलावा आर्टिकल 51 जो है ये कंफ्यूजन पेयर है, तो ध्यान रखें। आर्टिकल 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को जो है सुदृढ़ बनाने के लिए आर्टिकल 51 व्यवस्था करता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को जो है बढ़ावा देना है। लेकिन आर्टिकल 51 का ए जो है इसमें मौलिक कर्तव्य इंक्लूड है। अब कोई अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य क्या हमारे संविधान का भाग था, तो नहीं था। शुरू से हमारे संविधान का भाग मौलिक कर्तव्य नहीं रहा है। ये कब जोड़ा गया है, तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 प्रकार का मौलिक कर्तव्य जो कहां से लिया गया था, रूस के संविधान से लिया गया था, को संविधान में जोड़ा गया और कहां रखा गया, आर्टिकल 51 के ए में, ठीक है। और ये कौन से समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया,
तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे, कौन से, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य संविधान के अंदर में। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 10 और प्लस 1, अभी अभी 1 का चर्चा हमने कर लिया था कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चा है उसको शिक्षा दिलाना वो हर पेरेंट्स का कर्तव्य है, तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य बना था। ठीक है, इसके अलावा हम आ जाते हैं भाग 5 में, जो आपके परसों के दिन वाले एग्जाम में पूछा गया था कि भाग 5 जो है कहां से कहां तक अनुच्छेद कवर करता है। तो ये 52 से लेकर शायद थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, जैसा मुझे याद आ रहा है, 52 से लेकर 151 तक के आर्टिकल कवर करते हैं। और ये भाग 5 जो है संघ से संबंधित है, द यूनियन। अब संघ की बात जैसे ही आई तो जो केंद्र स्तर पर का चीज होगा ना, ये इसी आर्टिकल के बीच में होगा, 52 से लेकर 151 के बीच में। तो याद रखने में कोई झंझट नहीं है जी। जैसे ही संघ आपने सुना, इसका मतलब केंद्र वाली बात जो होगा, जो भी संस्था वगैरह होगा, जो भी एसेट है केंद्र का, वो इसके बीच में रखा गया होगा, 52 से लेके 151 तक के बीच में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, समझ में आ जाएगी। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति जो है ये केंद्र में और देश का प्रथम नागरिक है, ओवरऑल महामहिम होते हैं ये। ठीक है, तो ये जो है आपका आर्टिकल 52 से इन्हीं से शुरुआत होती है। ठीक है, आर्टिकल जो है 52 से लेकर 151 तक है ना, तो इन्हीं से शुरुआत होती है। राष्ट्रपति, चूंकि ये देश के सर्वोच्च आदमी है, सर्वोच्च नागरिक है, इसीलिए सबसे पहले इनको सम्मान किया जाता है। और जब संघ स्टार्ट होती है तो सबसे पहले इन्हीं का आर्टिकल आता है 52 कि देश में एक राष्ट्रपति होगा। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है जी, वर्तमान में है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब। कौन है, द्रौपदी मुर्मू जो है, द्रौपदी मुर्मू साहिबा जो है ये देश के 15वें राष्ट्रपति है और सेकेंड महिला राष्ट्रपति है, फर्स्ट आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, इससे पहले जो महिला राष्ट्रपति रही थी ये आपका प्रतिभा देवी पाटिल सिंह रही थी। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रतिभा देवी पाटिल जो राष्ट्रपति रही थी पहली, वो किस राज्य के राज्यपाल भी रही थी, तो राजस्थान की राज्यपाल भी रही थी प्रतिभा देवी पाटिल सिंह। ठीक है, इसके अलावा मुर्मू जो है, आपको 3 मुर्मू को जो है याद रखना है। एक तो आपका गिरीश चंद्र मुर्मू है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है आपका, ये कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, गिरीश चंद्र मुर्मू। एक आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू साहिबा जो आपके राष्ट्रपति है, अभी अभी चर्च किए। और एक आपका चंद्रानी मुर्मू जो है ये सबसे कम उम्र के जो है आपका संसद है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 55 जो है, ऐसे मैं बता दूं आपको कि 52 से लेकर 61 तक एक भी आर्टिकल मतलब गवारा नहीं गया है। सारा आर्टिकल जो है आपका राष्ट्रपति से संबंधित है। और इसे याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताया था, पकानी कोका दियोदसम, इस प्रकार से ट्रिक है। ठीक है, ये किसी और दिन समझा देंगे। फिलहाल यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसे देखिए, तो 52 में हो गया कि भारत में एक प्रेसिडेंट होगा। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति की बात है। एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति की निर्वाचन होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के जो विधानसभा होते हैं उनके केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जो भी मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं ले सकते राष्ट्रपति के चुनाव में, खाली निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के, विधान परिषद के नहीं, ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति बनने हेतु जो न्यूनतम उम्र है ये 35 वर्ष चाहिए इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर कई बार आदमी राष्ट्रपति बन सकता है, जितना बार जीत सके उतना बार बन सकता है। कोई यहाँ पे जो है पैमाना नहीं है कि 2 ही बार बनना है, क्योंकि यूएसए वगैरह में ओनली 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है एक आदमी, नहीं तो बराक ओबामा अभी भी राष्ट्रपति होता। ठीक है, अब निर्वाचित सदस्य की बात आ गई है तो थोड़ा सा हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देते हैं। जो 104वां संविधान संशोधन था वो एंग्लो इंडियन की जो पद्धति हुआ करता था कि लोकसभा में 2 विधानसभा में 1 राज्यपाल के द्वारा ये सिस्टम में समाप्त कर दिया गया। तो अब तो न तो लोकसभा के अंदर मनोनीत सदस्य होंगे और न ही विधानसभा के अंदर होंगे, अब होंगे तो खाली राज्यसभा के अंदर। वो कौन सा, जो 12 सदस्य राष्ट्रपति जो है अपॉइंट करते हैं वही वाला। ठीक है, समझ में आ गया, कट क्लियर दोस्तों? क्लियर हो रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इसमें मैं काफी मेहनत किया हूं इसे बनाने के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता की बात कही गई है कि क्या क्या जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 60 जो है ये राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, आप लोग मुझे कमेंट करके छापेंगे। ठीक है, कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं उनके पद एवं गोपनीयता का।
इसके अलावा अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाली महाभियोग है। महाभियोग क्या होती है? राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है ना। महाभियोग 61 में है। अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है ना। इससे पहले आर्टिकल जो आपका 63 है और 64 है, इसके तहत मैं आपको बता दूं कि 63 के तहत जो है भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो वर्तमान में आपका जगदीप धनखड़ साहब है। और जगदीप धनखड़ साहब का क्रम जरूर याद रखें। 14वें उपराष्ट्रपति हैं। वेंकैया नायडू जो 13वें उपराष्ट्रपति थे उनका स्थान लिए हैं। और जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बोस साहब आ गए हैं। तो ये सभी बातों को जो भी मैं मौखिक रूप से बोलता हूँ काफी काम के होते हैं। आपको अगर कोई चीज नहीं आता है या फिर पहली बार सुन रहे हैं तो थोड़ा आराम से सुनिए, इत्मीनान से सुनिए, काम आएगा। ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि एमटीएस के लिए जो है पेड क्लास कराइए। दोस्तों देखिए, मैं पेड क्लास जो है नहीं कराऊंगा। मैं जो क्लास कराऊंगा सब फ्री ही कराऊंगा और आपको जो है इसी प्रकार का एकदम चुना हुआ मटेरियल दूंगा। ना तो आपका टाइम खराब ना मेरा टाइम खराब। जो भी बात करूंगा काम की बात करूंगा। तो इसके बाद जो है एमटीएस का भी लगातार क्लास चलेगी, तो जुड़े रहिएगा और फिर एमटीएस की भी जो है एकदम धुआंधार तैयारी कराएंगे। ठीक है। 63 और 64 में क्या कहा गया है कि 63 में एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, जो अभी मैं भी मतलब कर दिया कि 14वां है जगदीप धनखड़ साहब है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल थे। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल अभी हैं बोस साहब बन गए हैं। ठीक है। 64 में क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति साहब जो है ये राज्यसभा का जो है सभापति होगा यानी अध्यक्ष होगा। यह आर्टिकल 64 में कहा गया है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं ना। ठीक है। अभी कौन होंगे? तो जगदीप धनखड़ साहब होंगे। और राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? अभी तो हरिवंश नारायण है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है। हरिवंश नारायण जो है ये अभी राज्यसभा का उपाध्यक्ष है। ठीक है। इसके बाद जो है राज्यसभा का महासचिव का पोस्ट भी है राज्यसभा के अंदर, तो पीसी मोदी है ना, प्रमोद चंद्र मोदी है। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 72 जो है ये राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। क्षमादान कहने का मतलब है कि कोई दोष सिद्ध व्यक्ति अगर किसी को सजा वगैरह हो गया, अगर मान लीजिए किसी को फांसी की सजा हो गई, तो फांसी की सजा भी डाइवर्ट करवा सकते हैं अपना प्रेसिडेंट साहब, इतने पावरफुल है। तो ये आर्टिकल 72 के थ्रू जो है ऐसा कर पाते हैं। चलते हैं आगे, अगर उसको मर्सी आ गया तो। अगला है अनुच्छेद 74। 74 क्या होती है कि राष्ट्रपति साहब को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। तो ये आर्टिकल 74 में कहा गया है। अब आर्टिकल 74 और 75 दोनों ही मंत्री परिषद से है। ठीक है। 74 प्लस 75 ये दोनों मंत्री परिषद है। लेकिन जो 75 का वो बेटा है 75 का ए, इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो है आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और जो अन्य मंत्री होते हैं कैबिनेट का, जैसे वित्त मंत्री हो गया, उसके बाद कॉर्पोरेट मंत्री हो गया, कॉमर्स मंत्री हो गया, उर्वरक मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, वस्त्र मंत्री हो गया, पर्यावरण मंत्री हो गया, ये जो भी है, जहाज रानी, जल मंत्री हो गया, तो जो भी है, तो पहले तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 के 1 के थ्रू राष्ट्रपति कर देते हैं। उसके बाद अब प्रधानमंत्री के सलाह पे फिर से जो है प्रेसिडेंट साहब अब पहले सलाह लेंगे प्रधानमंत्री का, उसके बाद जो है अन्य मंत्री की नियुक्ति करेंगे। कितना अच्छा है ना। इसके बाद अनुच्छेद 76 जो कल पूछा गया था, ये है भारत के महान्यवादी से रिलेटेड। अब भारत के महान्यवादी जो है वर्तमान में ये आर वेंकट रमनी साहब है। आर वेंकट रमनी साहब है। अगर इसका कोई क्रम पूछ दे तो ये 16वें जो है महान्यवादी हैं देश के। ये के वेणुगोपाल साहब का स्थान लिए। के वेणुगोपाल साहब का जगह लिया आपका आर वेंकट रमनी। 16वें महान्यवादी हुए। के वेणुगोपाल 15वें महान्यवादी थे। अब महान्यवादी के बारे में थोड़ा जानना आपके लिए जरूरी है, इसलिए बता रहे हैं। महान्यवादी की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा इसकी जो है रिटायर होने की उम्र क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष से पहले। इसके अलावा महान्यवादी जो है भारत सरकार के सबसे बड़ी कानूनी अधिकारी होती है। सबसे बड़ी कानूनी अधिकारी आपका कौन होता है? महान्यवादी। ठीक है। ये संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। अब आर्टिकल 79, 80 और 81। 79 में संसद की रूपरेखा, 80 में राज्यसभा का कार्यकाल, मतलब बात कही गई राज्यसभा के ढांचा के बारे में, और 81 में लोकसभा के ढांचा को समझाया गया है। तो ये कुछ ज्यादा विशेष बड़ा नहीं है। चलते हैं आगे। आर्टिकल 83 के ए में जो है राज्यसभा एक अस्थायी सदन होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आर्टिकल नहीं इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट है कि राज्यसभा कैसी सदन है, तो अस्थायी सदन है।
इसका विघटन कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 85 जो है, इसके थ्रू लोकसभा को भंग किया जा सकता है समय से पहले जैसे आपातकाल वगैरह लग गया तो उस समय जो है समय से पहले लोकसभा का जो है विघटन हो जाता है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 85 से। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं हम आर्टिकल 108 पे। आर्टिकल 108 हमारा जो है राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा का दोनों के बैठक बुलाते हैं और साल में कम से कम 2 बार जरूरी है। अधिक जो है कितना बार भी हो सकता है लेकिन 2 बार जरूरी है। और इस बैठक का अध्यक्षता कौन करते हैं? तो स्पीकर करते हैं, वर्तमान में जो ओम बिरला साहब है। और स्पीकर का मतलब लोकसभा का अध्यक्ष थी, रेडियो वाला स्पीकर नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 110 जो है वित्त विधेयक की परिभाषा बताया गया है। वित्त विधेयक को कहां पेश किया जाता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला अनुच्छेद 112 जो है बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण की जो है इसमें चर्चा की गई है। अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश, जब जो है सत्र जो है विरामावस्था में हो तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं। ये आपका विश्रांति काल की बात है और ये आर्टिकल 1, 2, 3 का प्रयोग करके जो है अध्यादेश जारी करते हैं प्रेसिडेंट महोदय। आर्टिकल 124 की जो बात है ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। भारत के लिए एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना या उच्चतम न्यायालय होगी, ये आपका आर्टिकल 124 कहता है। आर्टिकल 129 काफी इंपोर्टेंट है। हाँ, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बात कर ले तो 1950 में हुआ था भैया, दिल्ली में है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 129 की बात कर ले तो उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय, जिसे अंग्रेजी में हम रिकॉर्ड कोर्ट कहते हैं, है ना, रिकॉर्ड न्यायालय कहते हैं, ये घोषित करता है। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने एक पेन चुराया, मुझे 2 दिन की सजा मिली, 2 डेज। तो ये वाली जो सजा है इसे जो है मतलब समरण के रूप में रखा जाएगा, एक सुरक्षित रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा। और जब हाई कोर्ट में मान लीजिए कि मेरा दोस्त ने एक पेन चुरा लिया तो उसको भी 2 दिन का सजा हाई कोर्ट बिना टाइम गवाए दे देगा और बोलेगा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो एक पेन चुराने की 2 दिन की सजा दिए थे, इसीलिए मैं इसी आधार पे दे रहा हूं, निकलो। तो यही इसी का मतलब है रिकॉर्ड अभिन्यायालय या अभिलेख न्यायालय। ठीक है, समझ गए। और जो हाई कोर्ट करता है ना, हाई कोर्ट भी रिकॉर्ड अभिन्यायालय होता है। आर्टिकल 215 के थ्रू जो आगे देखेंगे आप तो ये वाला बात जो है सत्र न्यायालय फिर फॉलो करने लगता है। सुप्रीम कोर्ट जो किया वो हाई कोर्ट करेगा और जो हाई कोर्ट कर रहा है वो सत्र न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है जो जिला वगैरह में होता है वो वाला फॉलो करने लगता है। ठीक है, अनुच्छेद 137 जो है उच्चतम न्यायालय की पूर्वावलोकन माने रिव्यू का जो पावर है अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को, यह आर्टिकल 137 देता है। आर्टिकल 143 इंपोर्टेंट है, ये जो है राष्ट्रपति को जो है सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श प्राप्त होता है आपका आर्टिकल 143 से। आर्टिकल 148 जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। और अभी बताया जो गिरीश चंद्र मुर्मू है ये वर्तमान में आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ठीक है, और ये कैमा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है तो 16वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। अब हम आगे भैया आर्टिकल 152 से 237 के बीच में, और इसे कहते हैं भाग 6। भाग 6 में द स्टेट्स यानी राज्य के बारे में बात है, राज्य के बारे में बात है। ये भी आपको पूछा गया था परसों और कल संघ का पूछा गया था। ठीक है, तो ये आर्टिकल जरूर याद रखें कि कहां से कहां तक है, आपको अंदाजा आ जाएगा। अब इसमें जो चीज राज्यों के लिए है ना भाई, उसी की बात कही गई होगी। ठीक है, जो चीज राज्य के लिए है वही बात कही गई हो। तो राज्य में सबसे बड़ा कौन? राज्यपाल। तो सबसे पहले राज्यपाल की बात आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले राज्यपाल की बात आ जाती है। अनुच्छेद 153 के थ्रू जो है राज्य में एक राज्यपाल होगी, मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, भूल गए होंगे। अनुच्छेद 153 के तहत जो है राज्य में एक राज्यपाल होगी। याद रखने की तरीका बताता हूँ। देखिए 52 के थ्रू एक प्रेसिडेंट होगा, आप इसमें 101 जोड़ दीजिए, 101 रुपया चंदा होती है ना, 101 जोड़ दीजिए तो 153 के तहत जो है राज्यों में राज्यपाल होगी। ठीक है, 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है और 161 के तहत राज्यपाल का क्षमादान है। अभी आपने प्रेसिडेंट का क्षमादान देखा था आर्टिकल 72, कोई कंफ्यूजन तो मांगता ही नहीं है मेरे दोस्त, है ना। आर्टिकल 161 जो है राज्यपाल की क्षमादान है, 72 है राष्ट्रपति का क्षमादान। आर्टिकल 164A जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं कौन? राज्यपाल। कौन करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति? राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। कौन से आर्टिकल? 164 का A। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल था वो? 175 का 1। देखिए कितना अच्छा, 164 है 175 है, दोनों उसी फॉर्म में है। ठीक है, चलते हैं आगे। 165 जो है राज्य की महाधिवक्ता की बात होती है। तो अब तो इंडिया में एक राज्य तो है नहीं, 28 राज्य है तो 28 महाधिवक्ता होंगे, है ना। और ये राज्य सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी है।
जैसे आप महान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को तौले कि भाई ये केंद्र सरकार के सबसे बड़ी विधि अधिकारी है, तो राज्य स्तर पे आप महान्यवादी को जो है किससे तोलेंगे? महाधिवक्ता से। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल। ये कौन से आर्टिकल में है? 165। अब देखिए, राष्ट्रपति साहब का अध्यादेश होता था 1, 2, 3, अब राज्यपाल साहब का भी अध्यादेश हो रहा है 213। तो देखिए, इसमें भी 1, 2, 3 है और इसमें भी 1, 2, 3 है, बस फेरा क्या है? 2 पहले लिखा गया है। फेरा क्या है? 2 पहले लिखा गया है। तो इस प्रकार से अगर गौर से आप देखें ना तो बहुत सारा आर्टिकल आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 214 है। आर्टिकल 214 जो है राज्यों के लिए जो है उच्च न्यायालय का प्रावधान करेगा, ठीक है। राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करेगा। गठन मैंने नहीं कहा इसमें, ठीक है, गठन इसमें नहीं कहा, यह प्रावधान करेगा। 216 के थ्रू गठन होती है, ठीक है। तो देखिए एक चीज देखिए, 124 अब यह आपने देखा तो भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की प्रावधान है। अब यहां पे देखिए सर्वोच्च न्यायालय की गठन है, माफ कीजिएगा, यहां पे देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय वाला आर्टिकल है ना 124, इसमें भी 124 है। इसमें भी क्या हुआ है? 2 पहले उठ के आ गया है। और राज्यपाल और प्रेसिडेंट के अध्यादेश में भी 123 और 213 कैसा है? 213 ही होगा। हाँ, तो क्या होगा? बीच वाला पहले उठ के आ जाता है। तो बहुत सारे आर्टिकल को आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। देखिए, पढ़ना है तो रमना तो पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। आप ऐसे इंटरेस्ट लीजिए, जैसे म्यूजिक पिक्चर देखने में मजा आता है ना, वैसे ही पढ़ने में मजा आना चाहिए, तभी आपको समझ और टिकाऊ रहेगा। अगर आप मुंह लटका के पढ़ रहे हैं या फिर आधे अधूरे मन से पढ़ रहे हैं, रूटीन फॉलो कर रहे हैं कि हमें 6 घंटा पढ़ना है और कुछ समझना नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। पढ़िए, ऐसा कम पढ़िए, टिकाऊ पढ़िए, पूरे दिल से पढ़िए, ठीक है। अनुच्छेद 215 जो है उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय या रिकॉर्ड न्यायालय बनाता है। जैसे अभी मैंने 129 को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे अभिलेख न्यायालय या रिकॉर्ड न्यायालय करार दिया जाता है, और उसको एग्जाम्पल दिया था पेन चोरी करके 2 दिन का सजा। वैसे ही समझ लीजिए, अब ये हाई कोर्ट को आर्टिकल 215 ठहराता है, और इसका जो रिकॉर्ड रखा जाएगा सजा वाली का, यानी तो ये इसका जो फॉलो कौन करेगा? तो इससे निचला वाला, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके बाद आर्टिकल 226, मैंने वहां पे जिक्र किया था जब आर्टिकल 32 पढ़ रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी कर रहा था। अब आर्टिकल 226 के थ्रू जो है हाई कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करेगा। तो हर चीज आप जो है रिलेट कर सकते हैं। अनुच्छेद 231 जो है, इसके तहत क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। ऐसे इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं जहां पे अपना खुद उच्च न्यायालय नहीं है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होती है, ठीक है। चलते हैं आगे। जैसे आप अंडमान निकोबार को ले लो तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अंदर पड़ा हुआ है ना। इसी की बात यहाँ पे 231 में कही गई है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट, बीच में सभी को स्किप करते, इंपोर्टेंट जो है पंचायत पर पहुंचते हैं। और पंचायत जो है आपका ये भाग 9 में है। कितने में है? भाग 9 में है आपका पंचायत। यहाँ पे हम 243 आर्टिकल के जो विस्तार हैं, क्योंकि 243 आर्टिकल एकलौता नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं। 243 ए है, बी है, सी है, डी है, एक स्किप करके एच नहीं है शायद, और आई तक है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको बहुत ही लफड़ा है पढ़ने में इसे, तो इसे आराम से पढ़े। मैं यहाँ पे 3 इंपोर्टेंट रखा हूं, ठीक है। देखिए 243 का ए, बी और सी। तो 243 के ए को ग्राम सभा है ना, जो पंचायत से संबंधित है, तो सिंपल सी बात है, इसके सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती है, तो ग्राम सभा। 243 के बी जो है ये पंचायतों का गठन क्या होगा? रूपरेखा। और सी जो है ये आपका संरचना, अच्छा माफ कीजिएगा, रूपरेखा जो है 243 का सी, और बी जो है पंचायतों का गठन, ठीक है। और ए जो है ग्राम सभा को संदर्भित करता है। पंचायत में जो आपका मिनिमम उम्र होना चाहिए ये 21 वर्ष होना चाहिए, और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। और पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत का चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग करवाता है, ठीक है। इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। राज्य चुनाव आयोग का काम है पंचायत का चुनाव कराना। मनरेगा वगैरह जो संचालित होती है इसमें पंचायत का ही हाथ होता है जी, ठीक है। अगला अनुच्छेद 243 का जो ऐप है, पंचायतों के लिए निर्वाचन होता है। इसी में जो आपका बात करेगा कि भाई 21 साल उम्र होना चाहिए जो सदस्य इसमें खड़ा होना चाहता है ना। इसके बाद 5 साल का कार्यकाल होगा। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि, ठीक है। और 268 लगे हाथ कर लो तो संचित निधि, तो ये दोनों बात ध्यान रखना। इसके बाद अनुच्छेद 280 इंपोर्टेंट है। 280 जो है वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग कई वार्षिक निकाय है? तो 5 वर्षीय निकाय है, 5 वर्षों के लिए किया जाता है। कौन करते हैं इसकी मतलब गठन? तो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। अभी कैमा वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है। अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है, यानी नंद कुमार सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 324 इंपोर्टेंट है, क्या है? निर्वाचन आयोग।
अभी कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है। ये किसका जगह लिए हैं? तो ये सुशील चंद्रा साहब का जगह लिया है। सुशील चंद्रा साहब इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इन्हीं का जगह लिए हैं राजीव कुमार। अब देखिए पहला चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है ये प्रथम चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, इसके अलावा अब आ जाते हैं आगे में आए तो 200 अच्छा, चुनाव आयोग का क्या क्या काम है थोड़ा सा देख लीजिए। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव कराना इनका परम कर्तव्य है। इसके बाद सभी जो राष्ट्रीय दल हैं उनको चुनाव चिन्ह प्रदान कराना, ये सब इनका कर्तव्य है। आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए जो है आरक्षण की बात कही गई है। आपके जो एससी और एसटी वर्ग के समुदाय के लोग हैं उनके लिए जो आरक्षण रिजर्व रखा गया है, ये आपको 330 के प्रयोग करके जो है सीट को आरक्षित रखा जाता है। आर्टिकल 331 निष्प्रभावी हो गया है। ये कब से निष्प्रभावी हो गया? 2019 से। ये क्या है? आर्टिकल 331 क्या है? लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन को जो डिप्यूट करते थे, है ना, राष्ट्रपति साहब, ये खत्म हो गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये 2019 में हुआ है, ये निष्क्रिय हो गया है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 332 जो है राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। ये तो पहले आपने 330 देखा, ये केंद्र स्तर पे लोकसभा और राज्यसभा में जो है आपका सीटों का आरक्षण है अनुसूचित जाति और जनजातियों का। अब ये जो है 332, ये आपका राज्य के जो विधानसभा होगा, उस पार्टिकुलर राज्य के विधानसभा जो होगा वहां पे जो है आपका सीट को जो है आरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है, इनके लिए। इसके अलावा अनुच्छेद 338 जो है यहां से घमासान होगी और आपको ये बात ध्यान रखना है करंट अफेयर के लिए भी। अनुच्छेद 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। देखिए, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जो पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग है, इन तीनों के जो अध्यक्ष हैं आपके आए दिन एग्जाम में करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे याद करने की तरीका देखिए, 338 से 338 बी। अब देखिए सबसे पहले जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग CSC, उसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग ST और फिर OBC। ठीक है, इन तीनों में 338 से 338 बी है। ठीक है, अब इसकी मिनिस्टर की बात की कर ले तो अभी एक का मिनिस्टर चेंज हुआ है, बाद बाकी 2 का मिनिस्टर पुराना ही है, जो मैं पहले बताया हूं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है ये आपका जो है ये विजय संपला है। कौन है? विजय संपाला। विजय संपाला जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग वाले का अध्यक्ष है। ठीक है, और जो अनुसूचित जनजाति वाले का आयोग है ये चौहान जी है, हर्ष चौहान। हर्ष चौहान जो है अनुसूचित जनजाति वाले आयोग के अध्यक्ष हैं। और जो ओबीसी वाले के हैं ये आपका बदल गया है। ये पहले जो हुआ करता था भगवान लाल सहनी हुआ करता था, लेकिन अब हंसराज गंगाराम है। कौन है? हंसराज गंगाराम। हंसराज गंगाराम। तो हंसराज गंगाराम ओबीसी वाले के अध्यक्ष हैं। ठीक है, कितनी लंबी वीडियो हो गई भाई, अब तो इतना चीज सीखोगे तो लंबा तो होगा ही, है ना। इसके अलावा लास्ट आ जाते हैं, ये है आपका आपातकाल। आपातकाल में 3 आर्टिकल है, 352, 356, 360। ये जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, 352 आपका राष्ट्रीय आपात है, 356 आपका राष्ट्रपति शासन है, और 360 आपका जो है वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात अब तक इंडिया में एक बार भी नहीं लगा है। तो दोस्तों ये थे आज के आर्टिकल पे आधारित सारे प्रश्नों का एक मास्टर वीडियो। अगर आपको अच्छा लग जाए तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाता रहूं। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।